शीर्षक रिश्तों की मिठास। शहर के पुराने हिस्से की तंग गलियों में दाखिल होते ही आधुनिक रफ्तार अचानक धीमी पड़ जाती थी। वहाँ की सड़कें डामर की कम और पुरानी ईंटों की ज़्यादा थीं, जिनके दोनों ओर 2 मंजिला और 3 मंजिला पुश्तैनी मकान एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्हीं में से एक था शर्मा निवास, शर्मा परिवार का घर। इस घर के मुख्य द्वार पर लगे लोहे के भारी जंगले और लकड़ी के विशाल दरवाजे पर समय की कई परतें जमी थीं। आंगन के ठीक बीचों बीच लगा नीम का विशाल पेड़ इस घर का सबसे पुराना पहरेदार था। उसकी शाखाएं छत की मुंडेरों को छूती थीं और गर्मियों के दिनों में पूरा आंगन उसकी शीतल छाया से भर जाता था। इसी नीम के नीचे रामप्रसाद जी की दिनचर्या शुरू होती थी। रामप्रसाद जी सरकारी सिंचाई विभाग से वरिष्ठ लिपिक के पद से 3 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उनके जीवन का सिद्धांत बड़ा सीधा था, सच्चाई, संयम और अनुशासन। आज भी वो तड़के 5 बजे उठते, खादी का कुर्ता पजामा पहनते, नीम की एक पतली टहनी तोड़कर दातुन करते और आंगन में बाजरे के दाने बिखेर कर पक्षियों के आने का इंतज़ार करते। उनके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक और ठहराव था। रसोई से बर्तनों के खटकने और इलायची वाली चाय की खुशबू आने लगती तो समझो भावना देवी का दिन शुरू हो चुका था। भावना जी का पूरा जीवन इसी घर की चौखट के अंदर बीता था। उनकी दुनिया अपने पति की सेहत, बच्चों की पसंद नापसंद और ठाकुर जी की पूजा तक सीमित थी। लेकिन वो इस घर की अदृश्य धुरी थी, जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता था। सुनिए जी, आज दूध वाले ने फिर आधा लीटर कम दूध दिया है। भावना जी ने पीतल की केतली से चाय छानते हुए बरामदे में बैठे रामप्रसाद जी से कहा। रामप्रसाद जी ने चश्मा नाक पर टिकाते हुए अखबार से नज़रें उठाईं और मुस्कुराए। अरे छोड़ो भावना, वो भी बेचारा गरीब है। 2 पैसे ज़्यादा कमा लेगा तो बच्चों का पेट ही भरेगा। आप तो बस सबको माफ़ी करते रहिए। भावना जी ने चाय का कुल्हड़ उनके आगे रखते हुए मीठी नाराज़गी जताई। दुनिया बहुत बदल गई है। आप आज भी अपने उसी पुराने दफ्तर वाले दौर में जी रहे हैं। तभी सीढ़ियों से धप धप करती हुई 7 साल की पीहू नीचे उतरी। उसकी 2 चोटियां हवा में झूल रही थीं और स्कूल का भारी बस्ता उसके नन्हे कंधों पर लटक रहा था। दादू, मेरी पेंसिल नहीं मिल रही। पीहू सीधे रामप्रसाद जी की गोद में जा बैठी। रामप्रसाद जी ने अखबार एक तरफ रखा और अपनी जेब से एक नई लाल पेंसिल निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। पीहू की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये उनका रोज़ का नियम था। पीहू इस घर की चहक थी, जिसके बिना सुबह का नाश्ता पूरा नहीं होता था। नाश्ते की मेज़ पर परिवार का हर सदस्य इकट्ठा होता, लेकिन हर किसी के मन की दुनिया अलग थी। बड़ा बेटा विशाल एक बहुराष्ट्रीय बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक था। वह हमेशा चुस्त फॉर्मल कपड़ों, बूट पॉलिश की चमक और कलाई पर बंधी महंगी घड़ी में नजर आता। उसके चेहरे पर काम का तनाव और टारगेट पूरा करने की चिंता साफ दिखाई देती थी। वो नाश्ता करते हुए भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ईमेल स्क्रॉल करता रहता। उसकी पत्नी नेहा शहर के एक नामी स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका थी। नेहा सुलझी हुई, समझदार, लेकिन लगातार भाग दौड़ से थोड़ी थकी हुई महिला थी। वो सुबह 5 बजे उठकर पीहू को तैयार करती, खाना बनाती, स्कूल जाती और फिर शाम को लौटकर दोबारा घर के कामों में जुट जाती। छोटा बेटा अमन सबसे अलग स्वभाव का था। उसने इतिहास में मास्टर्स किया था और पिछले 2 साल से राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसकी असली दिलचस्पी किताबों से ज़्यादा अपने पुराने डिजिटल कैमरे में थी। वो अक्सर सुबह उठकर पुराने शहर के घाटों, पुरानी इमारतों और आम लोगों के चेहरों की तस्वीरें खींचने निकल जाता था। विशाल, थोड़ा आराम से खाओ बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है? भावना जी ने उसके कटोरे में पोहा परोसते हुए कहा। माँ, आज रीजनल हेड का दौरा है, सुबह 9 बजे की मीटिंग है और इस शहर के ट्रैफिक का तो आपको पता ही है। अगर 10 मिनट भी लेट हुआ तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। विशाल ने बिना ऊपर देखे कहा और चाय का आखिरी घूंट भरकर उठकर खड़ा हुआ। अमन कहाँ है? रामप्रसाद जी ने पूछा। नेहा ने संकोच से कहा, बाबूजी, वो छत पर है, शायद कुछ पढ़ रहा है।
रामप्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि अमन क्या कर रहा होगा। अमन पिछले 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास करके मेंस में अटक गया था। रामप्रसाद जी चाहते थे कि वो पूरी ताकत लगाकर किसी सुरक्षित सरकारी पद पर पहुंच जाए ताकि उसका भविष्य संवर सके। उस रविवार को घर में एक अजीब सी खामोशी थी। दोपहर के भोजन के बाद जब सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे तब विशाल ने एक ब्रोशर मेज़ पर रखा। वो शहर के बाहरी हिस्से में बन रहे एक भव्य आवासीय प्रोजेक्ट का विज्ञापन था। बाबूजी, मैंने गोल्फ व्यू हाइट्स में एक 3 BHK फ्लैट देखा है। विशाल ने गंभीर स्वर में बात शुरू की। लोकेशन बहुत अच्छी है, हाईवे से सीधा जुड़ाव है और बैंक से मेरा लोन भी आसानी से पास हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। भावना जी ने एकटक अपने बड़े बेटे को देखा। राम प्रसाद जी ने चश्मा उतारा और मेज़ पर रखा। फ्लैट? लेकिन बेटा, हमारे पास ये इतना बड़ा पुश्तैनी मकान है, 3 पीढ़ियाँ इसमें हंसी खुशी रही हैं, यहाँ क्या कमी है? विशाल ने अपनी बात को तर्क संगत बनाने की कोशिश की। बाबूजी, ज़माना बदल चुका है। यहाँ की गलियाँ इतनी संकरी हैं कि मेरी गाड़ी गैरेज तक नहीं पहुँच पाती। आए दिन मोहल्ले में पार्किंग को लेकर झगड़े होते हैं। सीवेज की समस्या है, बिजली कटती है। पीहू का नया स्कूल भी उधर ही है। मेरे ऑफिस के सभी सहकर्मी उसी इलाके में रहते हैं। हमारा एक सोशल स्टेटस भी तो है। सोशल स्टेटस? रामप्रसाद जी के स्वर में हल्की तलखी आई। इंसान का सम्मान उसके संस्कारों और परिवार की एकता से होता है विशाल, कंक्रीट की ऊंची इमारतों से नहीं। इस घर की नींव तुम्हारे दादाजी ने अपने पसीने से रखी थी। बाबूजी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, विशाल ने झुंझलाहट दबाते हुए कहा। लेकिन भावनाएं EMI नहीं भरती और ना ही व्यवहारिक सहूलतें देती हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसी पुराने ढर्रे में फंसे रह जाएंगे। नेहा ने माहौल को संभालते हुए कहा। विशाल, अभी इतनी जल्दी क्या है? हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। जल्दी क्यों नहीं है नेहा? बुकिंग अमाउंट पर छूट सिर्फ इसी हफ्ते तक है। विशाल उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ चला गया। भावना जी की आंखों के कोरों में आंसू छलक आए। उन्होंने रामप्रसाद जी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने बस आंखें मूंद ली। घर की दीवारों के बीच पहली बार एक अदृश्य मगर गहरी दरार खिंचती हुई महसूस हो रही थी। अगले ही हफ्ते राज्य प्रशासनिक सेवा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। अमन का नाम मेरिट सूची में नहीं था। वो केवल 4 नंबरों से अंतिम चयन से चूक गया था। शाम के समय घर का माहौल भारी था। रामप्रसाद जी अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। अमन सिर झुकाए उनके सामने खड़ा था। अमन, आखिर कब तक? रामप्रसाद जी का स्वर कठोर नहीं बल्कि अंदर से टूटा हुआ था। 3 साल हो गए, तुम्हारे साथ के लड़के कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो साफ कह दो। वो कैमरा लेकर बुरे शहर में धूल फेंकने से घर नहीं चलता। बाबूजी, मैंने पूरी मेहनत की थी। अमन की आवाज़ कांपी। मेहनत का पैमाना नतीजा होता है अमन, विशाल ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तुम प्रैक्टिकल बनो। ये कला और फोटोग्राफी सिर्फ अमीरों के शौक होते हैं। मिडिल क्लास के लिए एक बंधी बंधाई तनख्वाह ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर यही हाल रहा तो आगे क्या करोगे? अमन ने कुछ नहीं कहा। वो उल्टे पांव मुड़ा और सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे छत पर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। अमन नीम की डालियों को देख रहा था जो अंधेरे में हल्की हल्की हिल रही थीं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। नेहा उसके लिए खाने की थाली लेकर आई थी। भाभी, मुझे भूख नहीं है, अमन ने मुंह फेरते हुए कहा। नेहा ने थाली एक मुंडेर पर रखी और उसके पास खड़ी हो गई। अमन, असफलता किसी रास्ते का अंत नहीं होती। बाबूजी और भैया जो कह रहे हैं वो उनकी चिंता है, नफरत नहीं। वो दुनिया के तौर तरीकों से डरते हैं। लेकिन भाभी, मुझे उस ऑफिस की चारदीवारी में फाइलों के बीच अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी। मुझे सांस घुटती हुई महसूस होती है। जब मैं कैमरे के लेंस से दुनिया को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ सच्चा देख रहा हूँ। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर अपने इस हुनर को साबित करके दिखाओ, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। सिर्फ शिकायत करने से कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। मेहनत करो, अपने काम से नाम कमाओ, तब बाबूजी भी समझेंगे। गर्मियों के दिन आ चुके थे। घर में बातचीत लगभग बंद थी।
विशाल अपने फ्लैट के कागजी काम में व्यस्त था और उसने बयाना भी दे दिया था। राम प्रसाद जी ने इस बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया, पर उनका मौन विशाल की किसी भी कड़वी बात से ज़्यादा भारी था। एक दिन दोपहर को तेज़ उमस थी, बिजली गुल थी। राम प्रसाद जी को अचानक घबराहट महसूस होने लगी। उन्होंने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर ढह गए। उनका सांस लेना दूभर हो गया था और माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमक रही थीं। भावना जी ने उनकी हालत देखी तो उनके हाथ से पानी का लोटा छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। अरे कोई है, देखो इन्हें क्या हो गया। अमन जो नीचे ही था दौड़कर आया। उसने पिता की हालत देखी तो एक पल भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकालने के बजाय पड़ोसी वर्मा जी की कार की चाबी मांगी और बाबूजी को पिछली सीट पर लिटाया। उसने विशाल को फ़ोन मिलाया। विशाल उस समय बैंक की एक बेहद अहम बोर्ड मीटिंग में था। फ़ोन की घंटी बजी। विशाल ने पहली बार में काट दिया। अमन ने दोबारा मिलाया। अमन, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करना। विशाल ने फ़ोन उठाते ही तेज़ी से कहा, भैया बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। हम सिटी केयर अस्पताल जा रहे हैं, आप जल्दी आइए। अमन लगभग चीख पड़ा। विशाल के हाथ से पिन छूट गया। उसके कानों में सन्नाटा छा गया। वो बिना किसी से कुछ कहे अपनी फाइलें वहीं छोड़कर अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों और फिनाइल की गंध के बीच का समय हमेशा सबसे धीमा बीतता है। आईसीयू का लाल बल्ब जल रहा था। भावना जी एक कोने में बैठी लगातार अपनी रुद्राक्ष की माला फेर रही थीं। उनकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थीं। नेहा उन्हें ढांढस बंधा रही थी, जबकि पीहू अपनी माँ का पल्लू पकड़े सहमी हुई खड़ी थी। विशाल हाँफता हुआ गलियारे में पहुंचा। उसका सूट अस्त-व्यस्त था और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने अमन को देखा, जो डॉक्टरों से बात कर रहा था, फॉर्म भर रहा था और दवाइयों की पर्चियाँ लेकर इधर उधर दौड़ रहा था। अमन, बाबूजी कैसे हैं? विशाल ने हाँफते हुए अमन का कंधा पकड़ा। डॉक्टर अंदर हैं भैया, एंजियोग्राफी हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि मुख धमनी में अड़चन है, स्टेंट डालना पड़ेगा। अमन ने थके हुए स्वर में बताया। विशाल आईसीयू के कांच के दरवाजे के अंदर झांकने लगा। वहाँ उसके पिता, जो हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह पूरे परिवार के आगे खड़े रहते थे, अनगिनत तारों और मशीनों से घिरे बेसुध पड़े थे। विशाल को अचानक याद आया कि पिछले 6 महीनों में उसने अपने पिता से सीधे बैठकर कभी 10 मिनट बात तक नहीं की थी। जब भी बात हुई थी, वो पैसों, मकान या आधुनिक सुविधाओं को लेकर हुई बहसों में बदल गई थी। उसे याद आया कि कैसे बाबूजी ने अपनी पुरानी स्कूटर बेचकर उसकी इंजीनियरिंग की फ़ीस भरी थी, कैसे अपने इलाज के पैसे बचाकर उसकी शादी धूमधाम से की थी। विशाल का गला रुंध गया। वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। भैया हिम्मत रखिए, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। अमन ने आगे बढ़कर विशाल के कंधे पर हाथ रखा। विशाल ने सिर उठाया और अपने छोटे भाई को देखा, जिसे वो अब तक गैर जिम्मेदार समझता रहा था। आज उसी अमन ने समय रहते बाबूजी को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। 3 घंटे के तनावपूर्ण इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मास्क हटाया और मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल रहा। मरीज की हालत अब स्थिर है। सही समय पर अस्पताल लाने की वजह से बड़ा खतरा टल गया। भावना जी ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद किया। पूरा परिवार जैसे एक गहरी और ठंडी सांस ले सका। 2 हफ्ते बाद रामप्रसाद जी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए। घर का कोना कोना उनके स्वागत के लिए तैयार था। अस्पताल के उस हादसे ने शर्मा परिवार के अंदर बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल दिया था। जो दीवारें मन में खिंच रही थीं, वो ढह चुकी थीं। एक शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें नीम की पत्तियों से छनकर आंगन में गिर रही थीं, पूरा परिवार एक साथ बैठा था। राम प्रसाद जी आराम कुर्सी पर बैठे थे और उनके पैरों के पास पीहू बैठी ड्राइंग बना रही थी। विशाल ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और रामप्रसाद जी की गोद में रख दिया। ये क्या है बेटा? रामप्रसाद जी ने पूछा। बाबूजी, ये उस फ्लैट के कैंसिलेशन के कागजात हैं। विशाल ने शांत और स्पष्ट स्वर में कहा। मुझे कोई नया फ्लैट नहीं चाहिए। कमरे में सब हैरान होकर विशाल को देखने लगे। विशाल ने अपने पिता के कमज़ोर हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बाबूजी, अस्पताल के उस गलियारे में मुझे समझ आया
कि असली घर ईंट सीमेंट के फ्लैट या पॉश कॉलोनियों में नहीं होता। घर वहाँ होता है जहाँ अपने एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना अंधा हो गया था कि इस घर की अहमियत भूल गया। हम इसी घर में रहेंगे। मैंने एक आर्किटेक्ट से बात की है, वो ऊपर की मंजिल को नया रूप दे देगा ताकि सब कुछ आधुनिक भी हो जाए और ये नीम का पेड़ हमारी जड़ें भी सलामत रहें। भावना जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राम प्रसाद जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बड़े बेटे के सिर पर हाथ फेर दिया। उनके चेहरे का सुकून किसी भी शब्द से बड़ा था। तभी विशाल अमन की तरफ मुड़ा। और अमन, कल नेशनल ज्योग्राफी की फोटोग्राफी प्रतियोगिता का रिजल्ट आया है। नेहा ने मुझे दिखाया कि तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर को दूसरा स्थान मिला है और उन्होंने तुम्हें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए चुना है। अमन चौंक गया। भाभी, आपने मेरी फ़ोटो भेजी थी? नेहा मुस्कुराई। हुनर को छुपाकर नहीं रखा जाता अमन। विशाल ने अमन की पीठ थपथपाई। तुझे किसी सरकारी दफ्तर में अपनी ज़िंदगी खपाने की ज़रूरत नहीं है। तू जो करना चाहता है दिल खोल कर कर। तेरा ये बड़ा भाई हर कदम पर तेरे साथ खड़ा है। अमन की आंखों में चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर विशाल को कसकर गले लगा लिया। शाम गहरा गई थी। नीम के पत्तों से होकर आने वाली हवा अब पहले से कहीं अधिक मीठी और ठंडी लग रही थी। आंगन में पीहू की खिलखिलाहट गूंज रही थी। रसोई में भावना जी और नेहा साथ मिलकर पूरियां तल रही थीं और राम प्रसाद जी अपने दोनों बेटों को साथ हंसते बतियाते देख रहे थे। घर के उस पुराने नीम के पेड़ ने ना जाने कितनी पीढ़ियों को देखा था और आज वो एक बार फिर से प्रेम, त्याग और विश्वास के इस अटूट परिवार पर अपनी शीतल छाँव बरसा रहा था। कहानी की सीख, रिश्ते सुविधाओं से बढ़कर हैं। जीवन में तरक्की, आधुनिक सुख सुविधाएं और सामाजिक प्रतिष्ठा ज़रूरी हो सकती है, लेकिन वो परिवार के प्यार और साथ का विकल्प कभी नहीं बन सकती। संकट में ही अपनों की पहचान। जब जीवन में कठिन समय आता है तब पद, पैसा और व्यस्तता पीछे छूट जाते हैं। केवल परिवार की एकजुटता और सहयोग ही सहारा बनते हैं। सपनों और प्रतिभा का सम्मान। हर इंसान की अपनी क्षमता और रुचि होती है। परिवार का असली संबल वही है जो पारंपरिक ढर्रे से अलग हटकर भी अपनों के सपनों और हुनर पर भरोसा करना सिखाए। अपनी जड़ों से जुड़ाओ। आगे बढ़ते हुए अपने संस्कारों, बुजुर्गों के त्याग और पुरानी जड़ों का आदर करना ही व्यक्ति को सच्चा सुकून और संपूर्णता देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।